कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है और मैं आपको आज शिक्षण विधियों के बारे में आपका परिचय करवाऊंगा। शिक्षण विधियां आपके रीट में भी हैं और सेकंड ग्रेड में भी है ना, और ये बड़ा ही डायनेमिक पार्ट है आपके पाठ्यक्रम का, सिलेबस का बड़ा ही डायनेमिक गतिशील पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं। जितना शिक्षण विधियों को आप समझोगे, आत्मसात करोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इसमें रटने की चीज़ें बहुत कम हैं और समझने की अवबोधात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्न नहीं आते लेकिन समझ के आते हैं ना। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको इस पूरी कहानी को समझाने का। शिक्षण विधियों के पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें आपसे करूंगा और आपको ऐसा वीडियो देखने के साथ साथ ही ऐसा लगेगा कि हाँ, शिक्षण विधियों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज शिक्षण विधियों में आज की जो क्लास है वो मेरी पहली क्लास है और अपन पहली क्लास में इसके इंट्रोडक्टरी ना परिचयात्मक जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले साहित्य शिक्षण है ना। साहित्य तो आपने पढ़ाई है सब, संस्कृत के, हिंदी के, भाषा के बच्चे हो आप, आपको पता है कि एक साहित्य होता है, चाहे हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो अपन आज संस्कृत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, विशेष रूप से संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है ना। साहित्य समाजस्य दर्पणम अस्ति यत् किमपि प्राचीन काले समाजे घटितवन्तः है ना, तत् वर्णन एव साहित्य अस्ति है ना। तो जो प्राचीन काल में हमारे समाज में घटनाएं घटित हुई हैं, अगर उनका विशद विवेचन, उनका विशद स्वरूप देखना है तो हमें साहित्य में जाना पड़ेगा है ना। अपना रामायण कालीन समाज कैसा था, महाभारत कालीन समाज कैसा था है ना, हमारा वैदिक युग में समाज कैसा था, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में समाज कैसा था, ठीक है ना, गुप्त काल में कैसा था, ये सब हमारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें साहित्य से मिलती है। इसलिए हमारे लिए साहित्य पढ़ना अपरिहार्य है। और साहित्य को जब पढ़ना अपरिहार्य है तो ऐसी कौन कौन सी युक्तियाँ हैं, ऐसे कौन कौन सी तकनीकें हैं जिनसे हमारा साहित्य का शिक्षण शानदार हो जाए, बच्चों का अधिगम प्रभावशाली हो जाए, इसी बारे में चर्चा करेंगे। यही शिक्षण विधियां होती हैं। और इसमें सबसे पहले बात करें, देखो मेरी एक बुक है संस्कृत शिक्षण विधियों की है ना, संस्कृत शिक्षणोपदेशिका। आज तो मैं नहीं लाया, कल आपको परिचय करवाऊंगा उस बुक से। शिक्षणोपदेशिका, ये बुक का नाम है संस्कृत शिक्षणोपदेशिका। ये मेरी स्वयं की लिखी हुई किताब है, टीचिंग मेथड की है ना। कल आपका परिचय करवाऊंगा इस बुक से, आज तो मैं नहीं लेके आया। जब मैंने आज सेकंड ग्रेड का एक पेपर देख रहा था 2018 का, मैंने आने से पहले देखा कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो संभावित हैं, कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम पेपर सेटर ना। तो मैंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे देख करके, बड़ा मैं हर्षित था कि मेरे वाली जो किताब है उसके शुरुआती 10 पेज है ना, किताब के शुरुआती 10 प्रश्न हैं, उन्हीं 10 प्रश्नों में से आपके सेकंड ग्रेड के 2018 के पेपर के 20 के 20 प्रश्न एज इट इज आए हुए थे ना। ये जो मैंने लिख रखा है संस्कृत साहित्य शिक्षणों उद्देश्यानि है ना, संस्कृत साहित्य के शिक्षण के उद्देश्य, ये प्रश्न भी 2018 में आया हुआ है। और 4 ऑप्शन थे, चारों में ये मेरे 10 जो ऑप्शन है इन्हीं में से 4 साहित्य शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाते हैं हम ना। तो संस्कृत साहित्यम प्रत्यय अनुरागोत्पादनम है ना, संस्कृत साहित्य के प्रति अनुराग उत्पादनम है ना। देखो ये शब्द आप समझ रहे हो ना, क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रति और ये हो जाएगा अनुराग है ना।
और ये हो जाएगा उत्पादनम। तो आप क्या करो, आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आप ये ध्यान रखो कि इसमें कौन कौन सी संधि है ना, कि क्या क्या संधि हो सकती हैं। तो इसमें यण संधि है और गुण संधि है ना, तो यण और गुण संधि है, इसलिए प्रत्यय अनुरागो उत्पादनम बन गया है। तो इस तरीके से आपका अभ्यास साथ साथ में होता रहना चाहिए। जब अपन संधि पढ़ेंगे तो इन शब्दों को तो आप पलक झपकते ही तोड़ना और जोड़ना सीख लोगे, ठीक है। तो संस्कृत साहित्य के प्रति जो आज की युवा पीढ़ी है उसको हमारे प्राचीन साहित्य के प्रति उसकी रुचि पैदा करने के लिए ये अपन क्लासों में 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं में पढ़ाते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास से स्वरूप प्रकटनम, हमारा रामायण कालीन समाज कैसा था, हमारा महाभारत कालीन समाज कैसा था, वैदिक समाज कैसा था, इसका विशद विवेचन, इसका स्वरूप बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साहित्य को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए साहित्य शिक्षण जरूरी है, ठीक है ना। प्राचीन गौरवशाली परंपराएं उपस्थापनम, संस्कृत साहित्य क्यों पढ़ते हैं या हिंदी साहित्य क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन गौरवशाली परंपरा थी है ना, अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान में ज्ञान के नाम पर शून्यता है, तब हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग खड़े हुए, उन्होंने वेदों की महिमा दुनिया के सामने रखी, अंग्रेजों के सामने रखी और एक आत्मविश्वास जगा कि हाँ हमारा भी ज्ञान है वो मौलिक रूप से बहुत ही अच्छा था, गुणात्मक था, है ना। तो हमने उस आत्मविश्वास को लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमने ये साबित किया कि हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान था वो आपसे बहुत बेहतर था ना। तो ये प्राचीन गौरवशाली परंपरा का हमें ज्ञान होना चाहिए। भावना शक्ति है, विमर्शनात्मक शक्ति से वर्धनम, है ना। भावना शक्ति, इमोशनल होना चाहिए आदमी में ना, इमोशनलिटी होना चाहिए संवेगात्मक रूप से। विमर्श है ना, अच्छे और विमर्श का मतलब है अच्छे और बुरे पर चर्चा करना ना, तो ये विमर्श आप में होना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सब पढ़ने के बाद में, राम को पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि अच्छा रास्ता क्या और बुरा रास्ता क्या, तो ये विमर्शनात्मक शक्ति है। सौंदर्य अनुभूति है, रसानंद से अवसर प्रदान, अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंदर्य अनुभूति का और रसानंद का अवसर प्रदान करें, इसलिए संस्कृत साहित्य अपन पढ़ाते हैं। हमने 8वीं में संस्कृत साहित्य क्यों पढ़ाया, क्योंकि सौंदर्य अनुभूति है ना, सौंदर्य अनुभूति राम का कैरेक्टर है, भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर है, ये जब आप पढ़ोगे या बुद्ध का कैरेक्टर पढ़ोगे, है ना, तो आपको क्या होगी, सौंदर्य अनुभूति होगी। किसकी, आचरण की, चरित्र की सुंदरता आपके अंतःकरण में चली जाएगी। रसानंद, रसों का भी आनंद होगा। जब आप रामायण कालीन उसमें रामायण में राम का युद्ध पढ़ेंगे तो आप में वीर रस का आनंद मिलेगा आपको, है ना। और अगर आप राम सीता को याद करके अगर उसमें रोते हैं, जो उत्तर रामचरितम जो नाटक है उसमें वो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, तो वहाँ पर करुण रस का रसास्वादन हो जाता है। इस प्रकार से जो भी रस हैं वो सारे इसमें समाहित होते हैं और अपन पढ़ते हैं तो इन रसों का हमें आनंद आता है। मोटा मोटी बात यह है कि आपको वो पूछेगा कि संस्कृत साहित्य क्यों पढ़ते हैं अपन, ना क्यों पढ़ते हैं, क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनमें से ये चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आई हुई होनी चाहिए। आपको हाँ लगना चाहिए कि हाँ रसानंद भी इसका उद्देश्य है, सौंदर्य अनुभूति भी है, प्राचीन गौरवशाली परंपरा, ये सब बातें आपको थोड़ी मोटा मोटी समझ में आनी चाहिए। भारतीय संस्कृतियाँ स्वरूप प्रकटनम, भारतीय संस्कृति कैसी थी, है ना, हमारी प्राचीन कालीन संस्कृति कैसी रही है, वो दबी हुई संस्कृति आने वाली पीढ़ियों को कैसे पता लगेगा, जब अपन अपना साहित्य बच्चों को पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय एकता वर्धनाएं, राष्ट्रीय एकता, सारे के सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या अपना साहित्य है उसमें प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया गया है। जब उनसे जब अपन बुद्ध का अहिंसा सिद्धांत पढ़ेंगे या, है ना, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, है ना, या महावीर स्वामी को पढ़ेंगे या फिर अपन भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ेंगे, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रेम का भाव, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव, द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड का अपने आप एक मन में एक भाव आएगा और वही भाव राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला होता है। तो थोड़ा सा ये आप परिचय करो इन चीज़ों से, ये टर्म आपके लिए बहुत काम के हैं। संस्कृत भाषा या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपस्थापनम, संस्कृत भाषा में भी साइंटिफिक नॉलेज है, बड़ी साइंस है, ये बात बताने के लिए भी हम संस्कृत पढ़ाते हैं। और अपन तो ऊपरी स्तर पर पढ़ते हैं सिर्फ कंपटीशन पास करने के लिए, लेकिन इसको अगर आप ढंग से पढ़ें अपन तो बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें। समाज
समाजे आचार शास्त्र से ज्ञान प्रदानम, समाज में जो आचार शास्त्र का मतलब है कि व्यवहार कैसे होना चाहिए ना, आत्मनः प्रतिकूलम परेशान न समाचरेत, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं है वो वैसा व्यवहार दूसरों के लिए हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंडक्ट है, आपका आचरण है, ये कैसा बेस्ट आचरण कौन सा होगा, वो समाज में बताने के लिए हमें साहित्य पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अपन साहित्य में किसको पढ़ेंगे, अगर अपन साहित्य में अर्जुन को पढ़ेंगे, है ना, महाभारत में, तो हमें पता लग जाएगा कि सही कंडक्ट क्या है ना, कर्मणि कौशलम, कर्म में कुशलता होनी चाहिए, है ना, आदमी को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हमें किसको पढ़ना है, हमें जब राम को पढ़ेंगे, हम दुर्योधन को पढ़ेंगे, तो हम खुद तय कर लेंगे कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, और अच्छा और गलत का परिचय करवाने के लिए हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लोका अनुरंजना है, लोका अनुरंजन लोगों का मनोरंजन करने के लिए, है ना। जब बच्चे संस्कृत साहित्य पढ़ करके जब समाज में जाते हैं तो उन्हीं चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं, तो लोगों का मनोरंजन भी होता है, लोगों को एक सदुपदेश भी मिलता है। तो ये मोटा मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो आपको पूछेगा कि संस्कृत साहित्य के निम्न में से कौन सा उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, और ये आपने एक नज़र मार ली तो अब आप हिचकिचाएंगे नहीं कि यार तीनों से मिलते जुलते से हैं, मैं कौन सा करूँ, है ना। तो वहाँ पर आप उपयुक्त सभी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बातें आप ध्यान में रखो। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, वीडियो आपके साथ में है। उसके बाद में ऐसे ही अपन व्याकरण शास्त्र की बात करें कि व्याकरण क्यों पढ़ते हैं अपन, है ना। तो वेद आपने पहले पढ़ा था कि वेद के 6 अंग हैं, है ना। उन 6 अंगों में जो व्याकरण है, इसको वेद का मुख बताया गया। अपने अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है मुख, है ना। तो वेदस्य अंगम मुखम व्याकरणम मुखम स्मृतम, तो व्याकरण को वेद का मुख बताया गया, इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है इसको। तो अपन क्यों पढ़ते हैं ना, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं और बनने की संभावना है। वो कहता है कि संस्कृत भाषा तत्वानाम ज्ञान प्रदानम। अब आप ये मत देखो कि मैं संस्कृत ही पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, है ना, आप सामाजिक SST भी पढ़ रहे हैं ना। वहाँ पर ये हो जाएगा कि हिंदी भाषा के तत्व हैं उनका ज्ञान प्रदान करने के लिए भाई व्याकरण इसलिए पढ़ेंगे ना, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी के जो व्याकरणात्मक चीज़ें हैं वो कैसे पता चलेगी। तो वो तो तभी पता चलेगी, तभी जानेंगे हम जब इसको व्याकरण को पढ़ेंगे। वैसे हिंदी भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, है ना। और अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अदर सब्जेक्ट के जो चीज़ें हैं, तत्व हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। अर्थ ग्रहण से क्षमता प्रदानम, अर्थ ग्रहण की अक्षमता प्रदान करना। अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ों का अर्थ पता नहीं लगेगा हमें कि क्या लिखा हुआ। जैसे मैंने लिखा था प्रत्यय अनुरागो पादनम। अगर व्याकरण का ज्ञान मुझे नहीं होता तो मैं इसका अर्थ नहीं कर पाता। अब जब व्याकरण का पता था तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, प्रति अनुराग उत्पादनम, कि उसके प्रति प्रेम मोहब्बत पैदा करना ना। तो ये इससे अर्थ ग्रहण की क्षमता भी तब आई जब मैंने व्याकरण को जाना। और व्याकरण को मैंने कब जाना, जब व्याकरण शास्त्र मुझे पढ़ाया गया ना। तो आपको पूछे कि व्याकरण शास्त्र क्यों पढ़ाएं, तो साहब अर्थ ग्रहण की क्षमता प्रदान करने के लिए ना। शुद्ध लेखनाभ्यासम करणम, शुद्ध लेखन कब होगा, जब आपको व्याकरण का ज्ञान होगा। जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप शुद्ध लेखन नहीं कर पाएंगे, प्रभावी लेखन नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे लिखेंगे राजा का भवन, ऐसे लिख देंगे आप। लेकिन अब व्याकरण का ज्ञान होगा तो आप ऐसे लिखेंगे सुंदर सा राजभवन ना। तो अपने आप में राजभवन शब्द है कितना अलंकृत है, और राजा का भवन ये तो मरी हुई सी लैंग्वेज है ना। तो राजभवन, ठीक है ना। तो इसलिए तो शुद्ध लेखन के लिए, प्रभावी लेखन के लिए व्याकरण का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें थोड़ी परिचित हो जाओ इनसे, ऑप्शन में विकल्प में आपको मिल सकते हैं। संस्कृत रचना शक्तौ सामर्थ्यम उत्पादनम, संस्कृत में रचना वही है, संस्कृत में निबंध लिखो, कविता लिखो, श्लोक लिखो, ये सब लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। शब्दकोश संवर्धनम, आपके शब्दकोश है ना, शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी तब होगी जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तर्क शक्त्या निरीक्षण शक्त्या विकास है, तर्क शक्त्या और निरीक्षण शक्त्या विकास है। तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति है ना,
तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंटिव कब बनना। देखो साहित्य को पढ़ करके तो आप इमोशनल हो जाएंगे, आपके संवेग ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप संवेदनशील बन जाएंगे, आप समझ लेंगे कि अहिंसा परमो धर्म है ना, और हमें रोज़ सत्य बोलना चाहिए, ये सब विवेक अविवेक ये सब समझ जाएंगे। लेकिन जो आर्ग्यूमेंटिव मेथड है ना, आर्ग्यूमेंटिव जो तर्कवादी सोच है, थिंकिंग है, वो तो व्याकरण को पढ़ने से होगी, क्योंकि व्याकरण में हर जगह हम लॉजिक लगाते हैं, और लॉजिक लगाते लगाते हम खुद अपनी सोच है वो लॉजिकल बन जाती है, लॉजिकल थिंकिंग बन जाती है, ठीक है ना। स्थान प्रयत्नानुसारण शुद्ध उच्चारण, वही बात है, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान नहीं होगा। तो हमने पढ़ा कि शंकर को बोलेंगे तो तालव्य होगा शंकर, षटकोण को बोलेंगे तो मूर्धन्य होगा तो षटकोण बोलेंगे, और दंत्य में स्कूल बोलेंगे। तो ये शुद्ध उच्चारण कैसे कब होगा, जब अपन संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। और शब्द व्युत्पत्ति ज्ञानम, सब तो सबके सामने है, लेकिन संस्कृतज्ञ ही और या हिंदी का या संस्कृत का बच्चा ही बता सकता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी लैंग्वेज के जो बच्चे हैं ना, या फिर कोई उर्दू जो भी लैंग्वेज है, अदर है, पंजाबी हैं, वो बच्चे ही बता सकते हैं कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द पैदा कैसे हुआ ना। पठती तो सब पढ़ते हैं, लेकिन पठ प्लस तिप पढ़ते हैं, ये तो संस्कृत का बच्चा ही बता सकता है, क्योंकि उसने व्याकरण पढ़ी है। तो मोटा मोटी ये 8 उद्देश्य आपको ध्यान में होने चाहिए जो व्याकरण शिक्षण के लिए हैं, ये मोटा मोटी आपके ध्यान में होना चाहिए। आपको विकल्प में ये सारी बातें मिल सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक प्रश्न आपका पक्का तैयार हो गया कि संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है और संस्कृत व्याकरण के उद्देश्य क्या है। आपको इसे एक वर्ष में कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिल जाएगा, चाहे वो रीट में मिले, चाहे सेकंड ग्रेड में मिले, या किसी अदर एग्जाम में मिले ना, मिलेगा जरूर। उसके बाद में अपन बात करते हैं पाठ योजना के ना। पाठ योजना, अगर ये जिसको समझ में आ गई ना, उसको सब कुछ समझ में आ गया शिक्षण विधियों का, ठीक है ना। सारी पाठ योजना पर ही टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियाँ हैं, वो डिपेंड हैं। पाठ योजना को आपने अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया तो आपका काम लगभग पूरा हो गया, ठीक है ना। और ये बड़ा सुखद अनुभव है। आप जब आंख बंद करके वो सोचेंगे कि वो पाठ योजना, वो बनी हुई पाठ योजना में आपका पाठ, वो अंदर लगी हुई फूल पत्तियाँ, वो चित्र, ऐसा अगर आप आंख बंद करके याद करते हो तो बड़ा सुखद अनुभव होता है। मुझे भी हो रहा है ना। मैं तुरंत उस वो टीचर ट्रेनिंग के दिन थे ना, उनमें चला जाता हूँ, और वो दिन बड़े सुख देने वाले दिन थे ना। बड़े मज़े से लेसन प्लान बनता था सारे दोस्तों के साथ में, और बड़े उत्साह से उस लेसन प्लान में फूल पत्तियाँ लगा के सजा के ले जाते थे, और फिर सर 4 नेगेटिव कमेंट डाल करके खुश रखने के लिए 1 पॉजिटिव डाल देते थे ना। तो वो बड़ा सुखद अनुभव होगा आप याद करोगे तो पाठ योजना ये अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ना। और पाठ योजना की शुरुआत में होता है कि भाई इसमें पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं अपन ना, ऑब्जेक्टिव्स है ना। उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मेरे क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उसमें एक तो माप नियम उद्देश्य होता है, एक अमाप नियम होता है ना। यहाँ से अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है, आप बड़े ध्यान से सुनो। एक तो उद्देश्य वहाँ पर पाठ योजना में अपन लिखते हैं कि साहब मैं इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर लूँगा ये पाठ पढ़ाने के बाद में। तो वो ऐसे लगाते हैं कि ये मापनीय उद्देश्य है, ये अमापनीय है। अमापनीय उद्देश्य इसलिए हो गया क्योंकि अपन उनका मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बच्चे को क्या पढ़ाया, गांधी जी के बारे में पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म है। मैंने खूब बातें बताई उनको, सारे एग्जाम्पल्स दिए जो जो महात्मा गांधी ने फॉलो किए थे। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि उस बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है ना, उसको मैं पढ़ नहीं पा सकता है ना। उसको एक मिनट में आप क्लास में चेक नहीं कर सकते। तो वो अमापनीय उद्देश्य हो गए। और मापनीय उद्देश्य इसलिए है क्योंकि ये इनको मापा जा सकता है। जैसे मैंने जो पढ़ाया, व्याकरण पढ़ाई है, अब मैं बच्चे को खड़ा करके प्रश्न पूछूंगा, वो मुझे जवाब दे देगा। जवाब दे दिया तो उसको अधिगम हो गया, जवाब नहीं दिया तो उसको अधिगम नहीं हुआ। तो इसका आपने मापन कर लिया और इसका अपन ने मापन नहीं कर सकते है ना। तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ से बड़े गंभीर होकर के आप मेरी बात को सुनोगे, प्रश्न बनेगा। देखो ये जो 4 जो उद्देश्य हैं ये मापनीय हैं और ये अमापनीय है ना। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मकम। पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मकम। दूसरा अवबोधात्मकम। तीसरा अनुप्रयोगात्मकम और कौशलात्मकम।
ये चारों को मापनीय उद्देश्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनका मापन किया जा सकता है। मापनीय मतलब मापन करने योग्य है ना, नापने योग्य इसलिए कहा गया क्योंकि इनको अपन जान सकते हैं कि कितना बच्चे में ज्ञानात्मक अधिगम हुआ है, कितना अवबोधात्मक हुआ है। 2003 में एक बार 3rd ग्रेड की एग्जाम लगी थी, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। वो उस परीक्षा में तृतीय श्रेणी की परीक्षा में यहाँ से ये प्रश्न आया था ना, ज्ञानात्मक पूछा था उसने, ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में पूछा था। मुझे आज भी याद है। आपको अगर 2003 का 3rd ग्रेड का पेपर कहीं मिल जाए तो आप देख लेना, उसमें यहाँ से प्रश्न आया है और आपके भी आने की संभावना है। और आपके 2018 में यहाँ से भी प्रश्न आया है अवबोधात्मक में ना, तो अपन इनको बड़े ठीक ढंग से पढ़ेंगे। देखो, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मकम। मैंने कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाई है, मैं आर्ट, फाइन आर्ट पढ़ा रहा हूँ, चित्रकला पढ़ा रहा हूँ, और मैंने उसको बच्चे को पेड़ का चित्र बनाना पढ़ाया। अब बच्चे को मैं कहूँगा एक ड्राइंग बना दे भैया, उसने ड्राइंग बना दी तो वो कौशलात्मकम है ना, उसमें कौशल डेवलप हो गया है ना, तो हम उसका मापन कर सकते हैं। मैंने एक योगा की क्लास ली है और उसको योग करना सिखाया। मैंने बच्चे को कहा कि भैया योग करके दिखाओ, उसने करके दिखा दिया, तो उसका स्किल है ना, इसको स्किल को मैंने जांच लिया कि हाँ इसमें स्किल डेवलप हो गया, बच्चे को अधिगम हो गया। अनुप्रयोगात्मक, जैसे अनुप्रयोगात्मक अपन साइंस क्लासरूम में साइंस पढ़ाते हैं ना, फिर बच्चों को लैब में लेके जाते हैं और लैब में बच्चा वही अम्ल क्षार को मिला करके ये वो करके और अपना प्रयोग द्वारा सिद्ध करके सर को वो बता देता है। तो वो अनुप्रयोगात्मक चीज़ें हो गई है ना, वो अपन उसका मापन कर सकते हैं कि हाँ बच्चे को मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल में बच्चा करने में सक्षम है। और वो मापनीय उद्देश्य इसलिए क्योंकि अपन ने लैब में इसका मापन कर लिया, देख लिया कि बच्चे को थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना। अवबोधात्मक का मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, समझ। अवबोध का मतलब है समझ, और ज्ञानात्मक का मतलब है किसी भी चीज़ का सामान्य, किसी भी टॉपिक का, अध्याय का सामान्य परिचय देना, ये ज्ञानात्मक है। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक चैप्टर तैयार कर रखा है, वो आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी अपन पाठ योजना की बात कर रहे हैं तो शुरुआती जो मेन मुख्य बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन कैसे ज्ञानात्मक है और अवबोधात्मक है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जब परीक्षा में मेरे को पूछेगा तो मैं कैसे निर्णय करूं कि ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति है कि अवबोधात्मक की प्राप्ति है ना। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको, अवबोधात्मक का मतलब आप समझो अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी में क्या समझोगे, अंडरस्टैंडिंग। देखो कैसे हैं, बात क्या है कि ज्ञानात्मक में अपन सामान्य परिचय देते हैं किसी चीज़ का, सामान्य परिचय, ये तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है ना। लेकिन इससे अवबोधात्मक इससे अलग कैसे है, जैसे विज्ञान के सर जी हैं, वो विज्ञान के सर जी ऐसे लिखते हैं बोर्ड पर शाकाहारी है ना, ऐसे लिख दिया उन्होंने शाकाहारी। और उन्होंने कहा कि एक गाय है ना, एक भैंस है और एक बकरी है ना। तो बच्चा बड़ा उत्सुकता से देखता, हाँ ये तो मेरे घर में है। और वो कहते हैं, सर जी कहते हैं कि ये सारी है ना घास चरती हैं। क्या चरती हैं, घास चरती हैं। और जब घास चरती हैं तो इनको इसलिए शाकाहारी कहा गया है। ठीक है ना। अब ये क्या है, ज्ञानात्मक जो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है ना, बच्चे को ज्ञान हो गया इन चीज़ों का। लेकिन इसमें अवबोधात्मक क्या है, बच्चे ने यहाँ पर खुद का कंक्लूजन निकाला कि अच्छा ये तीनों के तीनों क्या पशु हैं। बच्चे ने खुद की अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप की कि अच्छा ये जो गाय भैंस बकरी हैं ये तीनों के तीनों क्या है, पशु हैं, और ये घास खाने की वजह से शाकाहारी हैं। अब बच्चे ने अपनी समझ से और पशुओं का नाम वो अपने यहाँ जोड़ देगा, एक लंबी लिस्ट बना लेगा। उसको समझ हो गई कि जो शाकाहारी, जो मेरे घर में जो पशु हैं वो घास खाते हैं वो शाकाहारी हैं, और ये पशुओं की एक लिस्ट है ना, वो खुद की समझ इसमें डेवलप कर लेगा। ठीक है ना। आपने इतना बताया कि घास खाने वाले ये है पशु शाकाहारी हैं, और बच्चे ने खुद से एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ ये तीनों पशु हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कोई पक्ष नहीं है, यहाँ पर कोई पक्ष नहीं है। तो बच्चे ने खुद से विभेद कर लिया, बच्चे ने खुद से क्या कर लिया, विभेद कर लिया। तो ये अवबोधात्मक उद्देश्य है, समझ गए आप। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ वहाँ आपको। देखो क्या होता है, जैसे ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
इसी से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, इसी से आपको प्रश्न सोल्व करने होंगे कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, ये अपना क्या होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है और वो कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। लेकिन अवबोधात्मक उद्देश्य इसमें क्या है, अवबोधात्मक में क्या होगा कि वो जो ऊँट है उसके जो उदर है, पेट है, उसमें कुछ सेल्स होती हैं जो पानी को इकट्ठा कर लेती हैं ना, पानी को इकट्ठा कर लेती हैं, और जो शरीर के अंदर उसके उदर में, पेट में जो पानी इकट्ठा है सेल्स में, वो पानी है वो ऊँट बाद में यूज करता रहता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये अवबोधात्मक उद्देश्य है ना, इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ना, चीज़ों को समझ गया, माइन्यूटली चीज़ों को समझ लेना अवबोध है, समझ कहते हैं इसको अंग्रेजी में, अंडरस्टैंडिंग है ना, समझ गए। चलो एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। ये है पठती, ये है पठती का मतलब पढ़ता है, पठती का मतलब पढ़ता है ना, रीडिंग। ये क्या है, रीड्स, ठीक है, पठती, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। लेकिन अवबोध क्या है इसमें, पठ धातु है और तिप प्रत्यय है ना, और ये पठ धातु तिप प्रत्यय से पठती बना है। तो इस चीज़ों को माइन्यूटली चीज़ों का अध्ययन कर लेना, समझ विकसित कर लेना कि भाई पठ और तिप से पठती बनता है ना, तो वो गम और तिप से गच्छति बना लेगा ना, वो हंस और तिप से हसती बना लेगा। तो इस तरीके से खुद की समझ डेवलप हो जाना अवबोधात्मक उद्देश्य है, ठीक है। ये सामान्य सी बातें इन उद्देश्यों के बारे में थी, और अगर आपको इन अवबोधात्मक और ज्ञानात्मक के बारे में अब भी विभेद नहीं कर पा रहे हो, अब भी समझ नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और 5 एग्जाम्पल कलेक्ट करके लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इनको समझा दूं। प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा, सेकंड ग्रेड हो या रेट हो, है ना, प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से, आप इस बात को मान के चलो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अमापनीय उद्देश्य, मैंने बताया कि इनका मापन नहीं कर सकते। अभिरुचात्मकम, अब संस्कृत पढ़ा रहे हैं बच्चे को, किताब लिए बैठा है बच्चा, किताब में देख भी रहा है, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टीचर को जानना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अभिवृत्त्यात्मक, अभिवृत्ति का मतलब व्यवहार का अनुसरण करना, है ना, मैंने सत्य और अहिंसा का पाठ तो पढ़ा दिया, लेकिन वो घर जाकर के समाज में कितना इसको फॉलो कर रहा है, ये मेरे जांच के दायरे से बाहर है। और सृजनात्मकम, सृजनात्मक में भी क्या है, बच्चा कितना क्रिएटिव बना है ये आप जांच नहीं सकते, क्योंकि सृजन है ना, सृजनात्मक क्रिएटिविटी वो एक दिन की, एक टाइम की या एक सप्ताह की चीज़ नहीं होती, वो लंबे काल में डेवलप होती है, तो तब तक आप उसका मापन नहीं कर सकते। तो ये मापनीय और अमापनीय उद्देश्यों की बात हो गई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और जो मैंने बातें बताई हैं उन एग्जाम्पल्स को एक बार आप लिख लीजिए और खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो। ज्ञानात्मक और अवबोधात्मक का एक फिर से लेसन बनाऊंगा, फिर समझा दूंगा, लेकिन समझना जरूर, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है ना। जब अपन मॉडल पेपर पढ़ेंगे ना, मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा सामने, तो उसमें प्रश्न इनसे संबंधित आएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर अवबोध करना है, यहाँ पर ज्ञानात्मक करना है, ठीक है। तो आज अपन इस लेसन प्लान में इतना ही शुरुआती जो बातें हैं ये पढ़ करके ख़त्म करते हैं लेसन प्लान को, कि अपने लेसन पाठ योजना में जो प्रारंभिक जो स्तर है वहाँ पर फर्स्ट स्टेज में अपने मापनीय उद्देश्य, अमापनीय उद्देश्यों के बारे में लिखते हैं अपन। पाठ योजना को आंख बंद करके याद करोगे तो आपको वो बनी हुई पिक्चर जो बॉक्स मंजूषा बनाई थी ना, अलग इधर वो दिख जाएगी आपको। तो वो आज समझ भी लिया अपने, ज्ञानात्मक क्या है, अवबोधात्मक क्या है ना, कौशलात्मक क्या है, अनुप्रयोगात्मक क्या है ना, अभिरुचात्मक क्या है, अभिवृत्त्यात्मक क्या है, कौशलात्मक क्या है ना, सृजनात्मक क्या है, ये सब आज अपन ने समझ लिया। यदि अब भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम फिर से इसका विशद विवेचन कर लेंगे। कल अपन इसी में बहुत अच्छी तरीके से क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो उद्देश्यों के बाद में क्या आती है, पाठ योजना में प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रस्तावना क्यों जरूरी है, 5-7 बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन प्रस्तावना के बारे में बाद में क्या होता है, आदर्श वाचन होता है ना, और वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना, कि किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में स्किल डेवलप करने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए चतुर्नाम, कौशलानाम,
है ना, ज्ञानम अत्यावश्यकम, चारों कौशलों का वर्धन है ना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अपन आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन में ये देखेंगे मॉडल रीडिंग आदर्श वाचन में कि बच्चे को श्रवण कौशल मिल रहा है। उसके बाद में अनुवाचन देखेंगे, उसके बाद में मौन वाचन देखेंगे, है ना। इस प्रकार से अपन पूरी पाठ योजना को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण में देखेंगे, काठिन्य निवारण देखेंगे, सारी चीज़ें विशुद्ध रूप से देखेंगे। एक बार पाठ योजना को ढंग से देख लेंगे तो अपना गद्य शिक्षण आ जाएगा, नाटक शिक्षण आ जाएगा, पद्य शिक्षण आ जाएगा ना, कथा शिक्षण आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसी में समाहित हो जाएंगी। फिर अपन अलग अलग टॉपिकों को स्पेशली देख लेंगे, जैसे श्यामपट्ट कौशल है, प्रश्न कौशल है, व्याख्यान कौशल है, उनको अलग से देख लेंगे, है ना। उसके बाद में अपने शिक्षण के सिद्धांत हैं उनको ठीक से देख लेंगे। उसके बाद में संस्कृत साहित्य की शिक्षण विधियाँ, है ना, वो अलग से देख लेंगे। व्याकरण की शिक्षण विधियाँ वो अलग से देख लेंगे। इस प्रकार से 10-12 क्लासों में अपन पूरी शिक्षण विधियों को एक सांगोपांग रूप है वो आपके नोट्स में उतार दिया जाएगा और सारे के सारे प्रश्न उसी से आने वाले हैं। आप देखते जाइए। और जो सेकंड ग्रेड के पहले के पेपर हैं उनकी PDF जो आपका प्रिंट आउट है वो साथ में रखो। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप टिक लगाते जाओ। सारे के सारे प्रश्न हैं वो इन्हीं में से मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।